हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान हिस्ट्री में अपन बात कर रहे थे राजस्थान में पॉलिटिकल अवेयरनेस को लेकर के। आज अपन बात करेंगे राजस्थान में जो किसानों के आंदोलन हुए हैं, जिनको अपन इंग्लिश में बोलेंगे पीजेंट्स मोमेंट्स इन राजस्थान, उनका पार्ट 1, जिसमें आज अपन दो इम्पोर्टेंट पीजेंट मोमेंट्स की बात करेंगे। एक तो होगा बिजोलिया का और दूसरा है बेगू का। ये दोनों ही मेवाड़ रीजन में लोकेटेड थे। तो इस रीजन में किस तरीके से ये पॉलिटिकल अवेयरनेस का काम, जो उस टाइम पे रीजनल आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल जो अवेयरनेस थी लोकल पीपल में आई, वो उसका इन्फ्लुएंस फिर जो पीजेंट्स थे, जो मज़दूर किसान थे, उनमें भी वो इन्फ्लुएंस उन तक भी पहुंचा। तो उसका असर किस तरीके से हुआ और क्या क्या रेपरकशन, क्या क्या डेवलपमेंट्स उस पूरे सीक्वेंस में हुए, वो अपन जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक चैनल पे आप नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एक छोटा सा इनिशिएटिव मैं अभी करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, स्पेसिफिकली जो RAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। RAS में जो चीज़ें एक्सक्लूसिवली अपने को पढ़नी पड़ती हैं उनके लिए, और एक तरीके से अपन एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे जिसमें मेंस की प्रिपरेशन आप इजीली कर पाओ। तो उसके लिए आपको जो कम्युनिटी बटन है ना, ज्वाइन बटन, वहाँ से आप ज्वाइन करके यूट्यूब पे एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पर वीडियोस आपको एक्सेसिबल हो पाएंगे कि अलग सब्जेक्ट जैसे बिहेवियर का हो गया, लॉ, स्पोर्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे, एथिक्स का पेपर हो गया, वो सब्जेक्ट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। आपको मंथली चार्जेस पे करने होंगे जो कि फिक्स रहेंगे। उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनेगा। अभी फ़िलहाल ये प्री टेक्स्ट है कि ऐसी चीज़ अपन आने वाले टाइम पे शुरू करने वाले हैं। तो फ़िलहाल तो जो अभी अपना कंटिन्यू है दैट विल बी कंटिन्यू एज इट इज़। इसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर इसमें कोई चेंजेस आएंगे तो आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। देखो, राजस्थान में 19वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई थी ना, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में राजस्थान के रूलर्स ने, डिफरेंट रूलर्स ने ट्रीटी साइन कर ली थी, जैसा कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डर क्या था इन राजस्थान की राजे रजवाड़ों को कि जो मराठा और पिंडारीज थे उनका अटैक बार बार होता रहता था, तो कैसे भी करके खुद के राज्य को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए एक तीसरे पार्टी को ये इन्वॉल्व कर लेते हैं जो कि ब्रिटिशर्स होते हैं। तो ऐसे करके मराठे पंडारियों को रोकने के चक्कर में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 19वीं सेंचुरी में राजस्थान की जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली। अब क्या होता है कि इन लोगों को डर तो रहा नहीं मराठे और पंडारियों का, तो ये आ जाते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में और एकदम लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। अब इस वजह से क्या हो जाता है कि इन लोगों का रियल में जो एक कनेक्शन जो हुआ करता था, पीजेंट्स जो भी मजदूर जो लोग थे या फिर जो भी पीजेंट्स थे, खेतीहर मजदूर थे, उन लोगों से इनका कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्योंकि पहले तो क्या था कि इन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए ही तो राजे रजवाड़ों को अपने हथियार उठाने पड़ते थे कि भाई हमें हमारे एम्पायर के अंदर किसी दूसरे और का रूल नहीं चाहिए, मराठे यहाँ पे आते हैं, लूट के चले जाते हैं, तो इनको लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अब लड़ाई लड़ने का तो सेगमेंट ख़त्म हो गया, तो ये आ गए आराम में। तो होता क्या है कि इन्होंने इनकी ड्यूटी अपनी पूरी, राजे महाराजाओं ने अपनी ड्यूटी पूरी करने से तो खुद को रोक लिया, खुद को बचा लिया, पर टैक्सेस थे ना वो लगातार इम्पोज करते रहे। उसकी वजह क्या थी? एक तो देखो, खुद की लग्जरी लाइफ हो गई तो पैसा इनको ज़्यादा खर्च करना पड़ता था। दूसरी, ब्रिटिशर्स से इन्होंने ये जो ट्रीटी साइन कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, तो ब्रिटिशर्स भी तो अगर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अमाउंट आपसे पे करेंगे, मतलब लेंगे आपसे। तो वो जो चीज़ें थी ना, इसकी वजह से डबल ट्रिपल बर्डन बढ़ रहा था। और वो डबल ट्रिपल बर्डन अल्टीमेटली किस पे जा रहा था? जो कॉमन मैन था, जो ले मैन था, जो कि खेतों में काम किया करते थे मजदूर उस टाइम पे, उन पर। तो इस तरीके से लाग बाग इस तरीके की अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया, और साथ में पीजेंट्स का शोषण होना भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो इस वजह से क्या हो गया, पीजेंट्स के बीच में एक इरिटेशन की भावना आ गई और डिससेटिस्फेक्शन आ गया कि भाई ये तो राजे रजवाड़े हमें तो केवल लूटने में लगे हुए हैं, खुद की कोई ड्यूटी है नहीं। तो इस तरीके से ये पूरा एक सीक्वेंस बनता है जो अपन ने समझा कि किस तरीके से यहाँ के किसानों के मन में एक असंतुष्टि वाली, मतलब डिससेटिस्फेक्शन की थॉट आती है, और वो जो एक असंतुष्टि का जो सोच उनको चलता रहता है वो कैसे धमाके के साथ फटता है। उसकी शुरुआत होती है 1897, 19वीं सेंचुरी के एंड में आते आते बिजोलिया, जो कि मेवाड़ की एक जागीर थी,
वहाँ पर आकर ये शुरुआत होती है। इस बिजोलिया वाले मूवमेंट ने और भी राजस्थान में डिफरेंट रीजन्स में इन्फ्लुएंस किया पीजेंट्स को मूवमेंट करने के लिए, जैसे कि बेगू में किया, सवराद में किया, दुधवा में किया, खारे में किया, ऐसे ही सोम में किया, सिरोही में किया। ऐसे ही बहुत से रीजन थे, अपन देखेंगे एक एक करके इस वीडियो में। तो चलो अपन दो ही मोमेंट्स की बात करेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बट आगे भी अपन और वीडियोज़ में, फर्दर वीडियोज़ में भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर किसानों ने अपनी प्रोटेस्ट को रजिस्टर कराया, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए राजे रजवाड़ों के अगेंस्ट में खड़े हुए। इवन ब्रिटिशर से भी उन्होंने दो दो हाथ कर लिए थे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बिजोलिया का जो मूवमेंट हुआ था वो। देखो बिजोलिया है वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये इसका यहाँ पर जो आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो 1897 में शुरू हुआ था, और ये चला था लगभग 44 ईयर्स, 44 साल तक चला, और इसकी ये एंड हुआ था 1941 में। इंडिया में जितने भी पीजेंट मूवमेंट हुए, इस बिजोलिया मूवमेंट से पहले सारे डिसऑर्गेनाइज थे। आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि लोगों ने केवल हथियार उठाए और लड़ना शुरू कर दिया, चाहे वो संथाल रीजन में हो या फिर कोई सा भी हो, आप उठा के देखोगे तो वहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। पर जब पीजेंट मूवमेंट में एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट की बात करें, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन की जब बात की जाए, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? बिजोलिया आंदोलन को ही जाता है। इस आंदोलन ने ही सबसे पहले शुरुआत की थी ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट्स की। ठीक है, तो ये जो बिजोलिया जो था ना, वो मेवाड़ पूरा एक प्रिंसली स्टेट था, पूरा एम्पायर था। उस पूरे एस्टेट में एक फर्स्ट कैटेगरी ठिकाना था। ठीक है, ठिकाने क्या होते थे कि मान लो एक रीजन है ए, इसमें मेन हेड करते हैं ए रीजन वाले। अब होता क्या है कि इनमें भी एक ऑटोनॉमस रीजन बना दिए जाते हैं। वहाँ पर किसी एक आदमी ने अच्छे से परफॉर्म किया तो उस आदमी को क्या कहेंगे कि भाई ठीक है, तू ये फलां ज़मीन तेरे हाथ में है, तू इसके ऊपर रूल कर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें जब ज़रूरत होगी तो हम तेरे को बोल देंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाना, बाकी तो तेरे हिसाब से ज़िंदगी जी। तो ऐसे करके ये जो ऑटोनॉमस रीजन होते थे इनको ठिकाना बोल दिया जाता था। तो मेवाड़ में फर्स्ट कैटेगरी का ये ठिकाना था बिजोलिया। ठीक है, इस बिजोलिया वाले ठिकाने को इस्टेब्लिश किया गया था अशोक परमार के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान रखना। अब अशोक परमार कौन था वो देख लेते हैं। देखो अशोक परमार राणा सांगा के टाइम पे एक बंदा था जो जगमेर भरतपुर का था। उसने राणा सांगा को सर्विस पे करने के लिए वो चित्तौड़गढ़ आ गया था। जगमेर भरतपुर से अपने ओरिजिन से उठ करके ये कहाँ गया था? चित्तौड़ में। फिर राणा सांगा की तरफ से जब बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया था ना 1527 में, उस बैटल में राणा सांगा की तरफ से इसने बहुत ब्रेवली फाइट की थी, और इसकी ब्रेवरी को ध्यान में रखते हुए राणा सांगा ने इसको जागीर दे दी थी ऊपरमाल की। और ऊपरमाल वाले रीजन में ही फिर बिजोलिया वाला जो ठिकाना है ना, वो इस्टेब्लिश कर दिया था अशोक परमार ने। तो ऐसे करके अशोक परमार का यहाँ पे रेलेवेंस आ जाती है। तो ये काम हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो ठिकाना बन गया, सारा काम हो गया, अब ये आंदोलन का कैसे शुरुआत होती है? तो देखो होता क्या है, राव कृष्ण सिंह करके यहाँ का ठिकाने का ठाकुर बनता है। ठीक है, इस राव कृष्ण सिंह के टाइम पे 84 टाइप्स के लागत मतलब चार्जेस लगाना शुरू कर दिए थे बिजोलिया में। आप देखो 84 तरीके के टैक्सेस अगर आप लगाओगे तो लोग कितना परेशान होंगे, आप सोच सकते हो। आज एक जीएसटी लगता है, या फिर जीएसटी से पहले मतलब 17 तरीके के अलग अलग टैक्सेस लगते थे, तो लोग तो उसी को लेकर के इतना परेशान होते थे। तो 84 टाइप्स के अगर टैक्सेस लगते थे तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा इरिटेटिंग था ये। तो 1903 में कृष्ण सिंह ने एक और टैक्स नया ही लगाना शुरू कर, उसको उस लाग का नाम दे दिया चंवरी। अब क्या होता है, शादी के टाइम पे ये टैक्स लगता है। तो इसके एक तो कृष्ण सिंह ने चंवरी लगा दी, शादी के टाइम पे टैक्स लेना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ कृष्ण सिंह के सक्सेसर, इसके उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने एक और टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उसका नाम था तलवारबंदी, कि नया कोई भी राजा बनेगा और उसको जब तलवार बांधी जाएगी उसकी कमर पे तब भी टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई एक तो शादी करना मतलब दुश्वार हो गया पीजेंट्स की, बेटियों की, इनकी, तो एक तो ये मुश्किल का काम हो गया टैक्स लगा करके। दूसरा, अगर राजा की गद्दी पर कोई नया राजा आकर के बैठ रहा है तो भी उनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितनी परेशानियों का कारण बन चुकी है ये टैक्स वाला सिस्टम जो था। तो हुआ क्या, रिस्पॉन्स में पीजेंट्स ने अपनी बेटियों की शादियां ही पोस्टपोन करनी शुरू कर दी।
एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ही बंद कर दी कि भाई लाग बाग देने का टंटा ही ख़त्म करो। तो ऐसे करके ठिकानों को रेवेन्यू मिलना बंद हो गया। तो कृष्ण सिंह ने जो चंवरी वाला टैक्स जो शुरू किया था ना, वो तो देखो कर दिया बंद। दूसरा, जो जितना भी टैक्स या लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था बिजोलिया वाले रीजन में, उसको फिक्स कर दिया गया कि जितना भी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करोगे उसका 2/5 हिस्सा, मतलब टोटल प्रोड्यूस को 5 भागों में बांट दिया जाएगा और उन 5 में से 2 हिस्से जो हैं वो आप दे दोगे ठिकाने के ठाकुर को, बाकी बचे हुए 3 जो हैं वो किसान अपने पास में रख सकेगा। तो ऐसे करके ये डेवलपमेंट होता है। अब इसमें ये पीजेंट्स का जो एक तरीके से रिस्पॉन्स था वो कंटिन्यूसली बनता रहता है। तब 1916 के टाइम पे, जब ये टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो साधु सीताराम दास एक लीडर थे यहाँ के पीजेंट्स में से एक। उन्होंने विजय सिंह पथिक, ठीक है, भूप सिंह अपन ने बात की थी ना अभी प्रीवियस, जो भी इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया राजस्थान में पॉलिटिकल अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। तो विजय सिंह पथिक को 1916 में इंसिस्ट किया कि भाई आप बिजोलिया के मूवमेंट को लीड करो, यहाँ के लोगों की जो ग्रीवांसेस हैं उनको एड्रेस करवाओ, इनको रिलैक्सेशन दिलवाओ। बिजोलिया वाले रीजन में लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था ना वो डिपेंडेंट था कुंता सिस्टम के ऊपर। ये सिस्टम ये चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर में, प्रीवियस जो वीडियोज़ आपने देखे होंगे ज़रूर से। फिर 1916 में होता क्या है, जैसे ही विजय सिंह पथिक इस पूरे मोमेंट की कमांड अपने हाथों में लेते हैं, तो उसके बाद में साधु सीताराम दास जो हैं वो अपनी चेयरमैनशिप में एक बोर्ड का गठन करते हैं जिसका नाम है किसान पंच बोर्ड। ये बोर्ड जब स्टैब्लिश किया गया तो इसमें टारगेट क्या था कि फार्मर्स को इस चीज़ के लिए तैयार करना, पीजेंट्स को इस चीज़ के लिए तैयार करना कि भाई अब टैक्स नहीं देंगे, वॉर टैक्स। युद्ध में लड़ने जाते टाइम पे जो राजे महाराजे टैक्स कलेक्ट किया करते थे, अब वो टैक्स हम नहीं देंगे, ये चीज़ डिसाइड करनी शुरू कर दी। अब इसके पीछे मैंने आपको प्रीटेक्स्ट ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि वॉर टैक्स देने से मना क्यों किया, क्योंकि अब राजे रजवाड़े तो भाई लग्जरी में आ गए ना। अब राजे रजवाड़े जब युद्ध ही नहीं लड़ रहे हैं तो फिर युद्ध का टैक्स क्यों, ये एक सवाल था। तो इस तरीके से साधु सीताराम की लीडरशिप में ये किसान पंच बोर्ड ने डिसाइड किया 1916 में कि भाई हम अब युद्ध के लिए जो कर देते हैं वो आगे से अब नहीं देंगे। फिर क्या होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें एक तरफ तो होते हैं पीजेंट्स और दूसरी तरफ होते हैं जो एजेंट टू गवर्नर जनरल हॉलैंड, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो, और दूसरी तरफ थे पीजेंट्स। उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और ये फाइनल कर दिया गया कि टोटल जो 84 टाइप के जो टैक्सेस लगते थे उनमें से केवल 35 टैक्सेस को बंद कर दिया गया, बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया। मतलब 84 टैक्सेस में 35 तो बंद कर दिए गए। तो इस तरीके से 1922 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो एक तरीके से मूवमेंट रुक गया था कि भाई चलो ठीक है, किसानों की जो प्रॉब्लम थी उसको सुन लिया गया। पर होता क्या है, टाइम जैसे जैसे बीतता है, ठिकाना जो था वो बिल्कुल ही सीरियसनेस नहीं दिखाता इस एग्रीमेंट के टुवर्ड्स, इस एग्रीमेंट को मानता ही नहीं है। फिर बाद में फिर से ये मूवमेंट शुरू हो जाता है। एक ब्रेक तो आया 1922 के बाद में कुछ टाइम के लिए, पर ठिकाने के जो ठाकुर थे उन लोगों ने जब बात ही नहीं मानी तो पीजेंट्स फिर से रिवोल्ट करना शुरू कर चुके थे, मूवमेंट में आ गए थे। तो ऐसे करके जब मूवमेंट लास्ट फेज में पहुंचा ना अपनी पूरी लाइफ के, तब मेवाड़ के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था सर जी राघवाचार्य। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सर जी राघवाचार्य। इन्होंने पीजेंट्स के साथ में बात की और अब अपन आने वाले वीडियोज़ में प्रजामंडल की भी बात करेंगे। प्रजा मतलब लोग, मंडल मतलब उनका ग्रुप। तो लोगों का एक ग्रुप बनना शुरू हो गया था आने वाले टाइम पे। तो उनके लीडर से भी बातचीत की इस मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर जी राघवाचार्य ने। तो ऐसे करके कंक्लूजन निकलता है कि भाई जो ज़मीनें अभी तक जो ठिकानों ने हड़पी है ना किसानों की, वो ज़मीनें उन पीजेंट्स को दोबारा दे दी जाएगी। तो इस तरीके से किसानों को एक तरीके से रिलैक्सेशन मिलना शुरू हुआ इस डायलॉग के बाद में। फिर जाकर के 1941 में जाके ये आंदोलन रुकता है। तो ऐसे करके टोटल 44 साल तक चलने वाला, लगातार चलने वाला ये एक मोमेंट था जो कि नॉन वायलेंट मोमेंट था। एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं था जिसमें कहीं मार काट की कोई प्रॉब्लम आई हो।
तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉन वायलेंस बेस्ड ये मूवमेंट था। यहाँ पे आप देखोगे, आपने देखा कि 1916 में विजय सिंह पथिक ने इस मूवमेंट की लीडरशिप अपने हाथों में ली। तो विजय सिंह पथिक के बारे में अपन थोड़ा बहुत ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि कौन कौन से न्यूज़पेपर में उन्होंने एडिटरशिप का काम किया था, एडिटर का काम किया था। तो इन्होंने, विजय सिंह पथिक ने इस मूवमेंट को इंडिया में एक इशू ऑफ डिस्कशन बना के रख दिया था। हर एक मतलब कोने कोने में इस मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने में विजय सिंह पथिक ने प्रताप, अभ्युदय, भारत मित्रा ऐसे करके इन 3 न्यूज़पेपर्स की हेल्प ली थी। इनमें अपने आर्टिकल्स छापे थे बिजोलिया आंदोलन को लेकर के। तो आप ये तीनों नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन कंक्लूड कर सकते हैं एक चीज़ से कि इस मूवमेंट का एम क्या था। सबसे पहले कि जो हैवी टैक्सेस या डिफरेंट लागत या फिर बेगार जो लगती थी, लागत तो क्या है कि आप किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हो तो उसका आप क्या करते हो कि भाई आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। बेगार का मतलब क्या होता है कि आपको ये कहा जाए कि भाई आपके पिताजी पे या आप पे इतना कर्जा है, आप इस कर्जे को रीपे करने के लिए कैपेबल नहीं हो, तो आप जाओ राजा के यहाँ पर और डेली 2-2 घंटे काम करके आओगे और उसका पैसा आपको राजा नहीं देगा, और 2-3 महीने में अगर यह काम आप कर दोगे तो आपका टैक्स माफ़ हो जाएगा। तो ऐसे करके ये सारा सिस्टम हुआ करता था। उसको लाग बाग भी बोला जाता था, लागत और बेगार। तो ऐसे करके इसकी वजह से जो पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये जो मोमेंट था ये कहीं ना कहीं एक डिसकंटेंट को एक्सप्रेस करने का एक तरीका था जागीरदारों के खिलाफ या जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनके खिलाफ, और जो पीजेंट्स थे उनको जस्टिस दिलाने का ये एक आंदोलन था। तो ये अपने पूरा थॉरोली समझने की कोशिश की कि बिजोलिया आंदोलन क्या था, कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे, क्या पूरा टाइमलाइन रहा, कौन कौन से टैक्सेस लगते थे और क्या इस पूरे मोमेंट का एम था। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पिक करते हैं अपना बेगू मूवमेंट। ये जो बेगू ठिकाना था ये भी मेवाड़ में ही था। यहाँ पर भी पीजेंट्स जो थे, जो मज़दूर थे, किसान मज़दूर, उन्होंने भी अपने खिलाफ में हो रहे अत्याचार के खिलाफ, जो जागीरदार क्या करते थे उनके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया 1921 में। डेट आप ज़रूर याद रखना कौन सा कब शुरू हो रहा है। ये पीजेंट मूवमेंट जो था 1921 में जब शुरू होता है तो इसकी शुरुआत देखी जा सकती है भीलवाड़ा के मेनाल से। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक मीटिंग होती है और ये डिसाइड किया जाता है कि जिस तरीके से बिजोलिया में मूवमेंट हुआ उसी तरीके से हम भी एक मूवमेंट करेंगे, और जो लाग बाग हमारे ऊपर लगाई जाती है, हमारा शोषण किया जाता है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और इस चीज़ को रोकेंगे। इस मूवमेंट का लीडर था राम नारायण चौधरी। ठीक है, इन्होंने फार्मर्स को इकट्ठा किया और ये पक्का कर दिया कि भाई जब तक लैंड सेटलमेंट आप नहीं कर दोगे तब तक आपको कोई लैंड रेवेन्यू नहीं दी जाएगी किसी भी किसान के द्वारा। ये एक रेजोल्यूशन लिया गया। तो जागीरदारों ने, जो जागीरदार थे, उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को दबाने के लिए वायलेंट मींस का यूज़ किया कि कैसे भी करके इस मूवमेंट को दबाया जाए। अब इस मूवमेंट में होता क्या है कि जागीरदार की हेल्प करने के लिए एक कमिश्नर भी आता है जिसका नाम था ट्रेंच। उसके अंडर में पूरी एक टीम आती है जो कि जागीरदारों की हेल्प करती है कि भाई आपको अगर टैक्स, देखो होता क्या था, जागीरदार जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसी टैक्स का तो हिस्सा वो अपने खुद के प्रिंसली स्टेट वाले जो किंग होते थे, जैसे मेवाड़ की बात करिए तो मेवाड़ के महाराणाओं के पास जाता था, और मेवाड़ के महाराणाओं फिर उसी में से एक हिस्सा निकाल करके फिर बाद में अंग्रेज़ों को दिया करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक एश्योरेंस देती थी कि भाई आपके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अटैक होगा तो हम सबसे पहले उनको रोक लेंगे, लड़ाई कर लेंगे उनसे आपकी तरफ से। तो ऐसे करके ये पूरा सिस्टम था। तो उसमें कहीं ना कहीं शोषण तो केवल और केवल पीजेंट्स का ही होता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई आजकल की तरह कोई सिस्टम ऐसा थोड़ा ना था कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी थी, सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा चलता था। एग्रीकल्चर ही तो एक इकलौता सोर्स था रेवेन्यू का। तो उस वजह से ये परेशानियों का कारण बना, और ये कमिश्नर जो ट्रेंच था वो भी यहाँ पर पहुँच गया मेवाड़ के बेगू वाले रीजन में जागीरदारों की हेल्प करने के लिए। अब होता क्या है, फायरिंग करवा दी जाती है। तो फायरिंग में इस बेगू मूवमेंट में 2 इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जिनके बारे में आप आर्ट एंड कल्चर में, करंट अफेयर्स में बार बार नाम आते रहते हैं,
रूपा जी, कृपा जी, इनकी डेथ हो जाती है। तो इनका नाम क्वेश्चन में यही पूछा जाता है ज़्यादातर कि रूपा जी, कृपा जी कौन से मूवमेंट से संबंधित थे, कौन से रीजन से संबंधित थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। होता क्या है, फिर जैसे मूवमेंट आगे बढ़ता है तो बेगू के ठाकुर अनूप सिंह ने अल्टीमेटली एग्रीमेंट साइन करने की बात कही कि मैं सारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करता हूं जो भी मेरे पीजेंट्स मांग रहे हैं, कि चलो ठीक है लैंड सेटलमेंट कर लेंगे और फिर उसके बाद में ही आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। पर मेवाड़ की एस्टेट और ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने इस एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया और बिल्कुल कहा कि भाई ये जो आपने एग्रीमेंट किया है ना, ये तो आपने एक तरीके से बोल्शेविक डिसीजन है। बोल्शेविक डिसीजन का मतलब कि जिस तरीके से पूरी सत्ता यूएसएसआर वाले रीजन में, रशिया की बात कर रहा हूँ मैं, राइट, अगर थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको नॉलेज हो तो आप क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि रशिया में पूरी जो जार्स की, जो वहाँ पे जार डायनेस्टी चलती थी, तो जार्स की पूरी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया गया था लेबर सेक्शन के द्वारा, लेबर क्लास के द्वारा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने और एस्टेट जो मेवाड़ के महाराणा थे, इन्होंने मिलकर ये कहा कि भाई आपने जो एग्रीमेंट किया ना, ये तो बोल्शेविक डिसीजन है, इसमें तो आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया आपने जो ये पीजेंट्स के सामने। और लगातार जो अनूप सिंह था ठाकुर, उस पर लगातार दबाव बनाते रहे कि भाई आप इस एग्रीमेंट को एन्यूल कर दो, दैट मीन्स कैंसिल कर दो। पर अनूप सिंह ने बिल्कुल भी कैंसिल करने से मना कर दिया कि मैं तो कैंसिल नहीं करूँगा, मैंने तो साइन कर लिया एग्रीमेंट। तो इस बात से नाराज़ होकर के अनूप सिंह को फिर बाद में जेल में डाल दिया जाता है और बाद में उदयपुर भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से इस मूवमेंट को दबाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये मूवमेंट जैसे ही यहाँ पे अनूप सिंह का रोल ख़त्म हो जाता है तो अब फिर रोल आ जाता है यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इस तरीके से बेगू वाला जो ठिकाना था ना, वो अब हैंड ओवर कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ वर्ड्स, मतलब मुसर्रमात कर दिया गया, मुसर्रमात को दे दिया गया कि भाई अब जो ब्रिटिश हुकूमत है जो चाहेगी वो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगी, वहाँ पर और किसी का कुछ से नहीं होगा। तो ऐसे करके बेगू का मोमेंट भी अपने पूरा डिटेल में जानने की कोशिश की और इन मोमेंट्स का जो पर्पस था वो ही था जो बिजोलिया का था कि भाई जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उससे कैसे करके भी जो किसान हैं उनको बचाया जा सके, उनके डिमांड्स को पूरा किया जा सके। तो इस तरीके से आज का डिस्कशन अपना वीडियो में यहीं ख़त्म होता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं डोनेट करने के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे अकाउंट नंबर गिवन है। नोट्स अवेल कर रहे हो, बाकी आप वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट भी करना चाहें तो वो एक हेल्प आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी हमारे लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए, ये वीडियो देखो, रिवीजन करो, बार बार एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और वो जाके बाकी जो कुछ भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।